Now we'll discuss about very well known disease cancer. Cancer is a most dreaded disease of human beings and major cause of death all over globe. More than millions Indians suffer from cancer and large number of them die annually. कहने का मतलब कि ये कैंसर जो है वो मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन के अंदर, सबसे ज़्यादा खतरनाक कर सकते हैं आप जिसको, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में डेथ होती रहती है। और इंडिया में ही अगर हम देखें तो इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल इससे सफ़र कर रहे हैं और उसमें से लार्ज नंबर एनुअली इसमें से डेथ हो जाते हैं। माने हर साल लाखों की संख्या में लोग इससे इफेक्टेड होते हैं और उसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डेवलपमेंट, मतलब कैंसर का डेवलपमेंट कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये एक मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन है। मेडिसिन यानी कि मेडिकल साइंस में और बायोलॉजी में ये मोस्ट इंटेंस एरिया है रिसर्च का, कि कैसे हम इस डिजीज को, डेवलपमेंट को, इनको ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रीटमेंट को, कंट्रोल को, इन सब के बारे में एक बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च का, कि हम इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, समझें और इसको कंट्रोल करें, ट्रीटमेंट करें। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है सेल्स का, कैसे वो नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक सेल या कैंसरस सेल बन जा रही है, ये सब जो है एक रिसर्च का एरिया है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन करेंगे कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि कैंसर है क्या चीज़। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। अभी हम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन क्या होता है, वो कंट्रोल्ड वे में होता है। और कंट्रोल्ड वे में क्यों होता है, एक बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट्स ग्रोथ। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई सेल है, वो ग्रोथ कर रही है, अब एक ग्रोथ इतना ही वो कर पाएगी कि जो जितने में कि बगल वाली जो सेल है उसकी वो इफेक्टेड ना हो। जैसे ही वो उसको टच करेगी या उसमें उसके एरिया तक पहुंच जाएगी, उसका डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक प्लाट है और एक बगल वाले के प्लाट है, दोनों ने मकान बनाना शुरू किया, दोनों धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों लोग की बाउंड्री टच करेगी, तो मतलब फिर आप उसके बाउंड्री में नहीं जा सकते, वो आपकी बाउंड्री में नहीं जा सकता। उसी तरह सेल्स का भी एक एरिया होता है, जैसे ही वो कांटेक्ट में एक दूसरे के आती हैं ग्रोथ करते करते, और एक दूसरे को वो फिर वो रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं और अधिक बढ़ने से लिए। तो इसके ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी के अंदर कि कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स ग्रोथ। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये जो प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, यानी वन सेल व्हेन कम इन कांटेक्ट विद अनदर सेल, तो इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ जो है वो नहीं होगा कैंसर के काज में, वो ग्रोथ होती ही जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया, आपने दूसरे के प्लाट में बनाना शुरू, उस पर कब्जा करते चले गए, ये वाली चीज़ है। तो ये मतलब दूसरे के एरिया में आप घुस रहे हैं, दूसरे के सेल्स को आप डैमेज कर रहे हैं, दूसरे को आप कैप्चर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंसर सेल में कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स। कहने का मतलब कैंसर सेल के अंदर जो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है ये लॉस्ट हो जाती है ना। जब लॉस्ट हो जाएगी तो जो उसका डिवीजन होगा वो होता जाएगा, रुकेगा नहीं, यानी कि जो कंटेक्ट में आने की वजह से इनहिबिशन हो रहा है वो नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। तो फिर क्या होगा, कोई जगह कोई सेल है वो खूब डिवाइड होती जाएगी। एक ये एरिया है यहाँ पे कोई सेल है वो डिवाइड होते होते कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से वो रुकेगी नहीं, करती जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पे एक गांठ जैसा बना लेगा, तो उसी गांठ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूमर। तो गांठ क्या है, मास ऑफ सेल्स है। तो कैंसर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। तो देखे होंगे बॉडी में कई बार कई जगह गांठ सी बन जाती है। तो हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, गांठ का मतलब ट्यूमर होता है। कोई चीज़ बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाए, मास ऑफ सेल्स है, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहें। ट्यूमर एक नॉर्मल टर्म है, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है।
ट्यूमर कैंसर हो सकता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर का मतलब होता है कोई ग्रोथ या कोई गांठ जैसी चीज़। अब इसी ट्यूमर के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का होता है, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि कैंसर कब बोलेंगे और कब इसको ट्यूमर बोलेंगे। तो ट्यूमर का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स। तो इसमें दो तरह के बताए गए हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्यूमर जो होते हैं बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, और ये एक तरह से कैंसरस नहीं होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है वो कैंसरस नहीं माना जाता है। ये नॉर्मली कोई सेल है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा डिवीजन होकर के थोड़ा सा मास ऑफ सेल बन गया, तो उसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो फैटल नहीं होता है, बहुत उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने आप कई बार रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मैलिग्नेंट की, जिसको कि हम लोग नियोप्लाज्म कहते हैं। असली जो कैंसर वाली बात है वो यही है। इसमें क्या होता है, ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। अब वही बात मैंने बोला ना कि दूसरे के प्लाट में, दूसरे के एरिया में घुसने वाला, तो इन्वेड करना, दूसरे के एरिया में घुस जाना और डैमेज करना उनको, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू हैं उनको वो डैमेज करने लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका मान लीजिए ये टिश्यू है ना, और इसके चारों ओर ये मान लीजिए नॉर्मल टिश्यू है ऐसे, है ना। अब क्या होगा, ये जो बीच वाली ट्यूमरस सेल्स हैं ये इधर को ग्रोथ करने लगेंगी चारों तरफ इस तरह से, है ना। तो ये नॉर्मल सेल को चारों तरफ जो हैं उनको भी डैमेज करना शुरू करेगा। जब इनको डैमेज करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये जो है डेथ होना शुरू हो जाएंगी सेल्स। तो यही चीज कैंसर है, असली कैंसर यही है। इसको हम लोग मैलिग्नेंसी बोलते हैं, आप सुने होंगे मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर यही है ना। इसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे फीचर हैं। बिनाइन से मैलिग्नेंट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेडिकल साइंस में, अगर आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंस करते हैं नॉर्मली, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब जाके ये डिसाइड होता है कि हाँ ये कैंसर ही है। हर ट्यूमर को, हर गांठ को आप कैंसर नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू होगा। जब सराउंडिंग टिश्यू को कैसे ये डैमेज करता है, ये क्या करता है, स्टार और नॉर्मल सेल बाई कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अब ये सेल है, ये सारा न्यूट्रिशन इस एरिया में जो भी आ रहा है उसको ये कैप्चर करके अपना डिवाइड कर रही है, क्योंकि तेजी से डिवाइड करेगी तो सारा न्यूट्रिशन ये खींच लेगी, तो सराउंडिंग टिश्यू को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सराउंडिंग की टिश्यू धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएंगी, और जो कैंसरस सेल है वो तेजी से प्रोलिफरेट करेगी, ग्रोथ करेगी। तो आप देखे होंगे कि कैंसर इसी तरह से होता है, जो जहाँ पे कोई चीज़ शुरू हो गई वो बढ़ता चला जाता है तेजी से, है ना, और अगल बगल के टिश्यू को डैमेज करना शुरू करता है, उनके न्यूट्रिएंट्स को पूरा अपने में खींच लेता है। तो इस तरह से ये मैलिग्नेंसी या इसको नियोप्लाज्मी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ इसमें और आती है। अब ये आपने बिनाइन और मैलिग्नेंट का अंतर समझ लिया होगा कि बिनाइन का मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मल बॉडी में कहीं भी हल्की सी गांठ सी बन जाए और उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये बिनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर का मतलब होता है कोई उभाड़, है ना, कोई उबड़ी हुई सी चीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, कुछ गांठ सी हो जाए तो वो ट्यूमर हो गया। अब ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। ये मैलिग्नेंसी ही एक्चुअली कैंसर है, आप याद रखिएगा। अब इसमें एक टर्म आता है मेटास्टेसिस, है ना। तो मेटास्टेसिस में क्या होता है कि सेल जो है स्लाव्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड वेयर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी। मतलब अब जैसे कि बॉडी में मान लीजिए किसी एक पार्ट में कैंसर का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ से कुछ कैंसरस सेल क्या होंगी, यहाँ से टूट करके अलग होंगी और ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जा करके वहाँ फिर रुक जाएंगी, वहाँ जा करके कब्जा कर लेंगी, फिर वहाँ भी वही सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, नया ट्यूमर बना लेंगे। तो कैंसरस सेल का वन प्लेस से अनदर प्लेस को जो शिफ्टिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब हुआ कि कैंसरस सेल का बॉडी में वन पार्ट से अनदर पार्ट को मूवमेंट होना, यही मेटास्टेसिस है। ये आप याद रखिएगा। माने कैंसर जो है ना पूरे बॉडी में फैल गया, है ना, कहते हैं कैंसर फैल गया, तो फैलना जो है वो मेटास्टेसिस है। इसका मतलब कि एक जगह से कैंसरस सेल्स निकल करके किसी दूसरे साइड पर जा करके लॉज्ड हो जाए वहाँ पर और नया ट्यूमर फॉर्मेशन करने लगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मेटास्टेसिस। बहुत जल्दी नहीं होता है, ये लेटर स्टेज में होता है, जब पूरी बॉडी में कहते हैं कैंसर फैल गया। पहले कुछ दिन तक एक जगह पे रहा, फिर धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में फैल गया, ऐसा आप बहुत सुनते होंगे।
वो मेटास्टेसिस ही स्टेज है जिसमें पूरा स्प्रेड हो जाता है। ये जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम होता है किसी चीज़ में, कभी लंबे समय से जिसको प्रॉब्लम है उसको ये होता है, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तब भी ये चीज़ हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। इतना आप जरूर आप याद रखिए कि सेल जो है नॉर्मली कंट्रोल वे में, आपने सेल डिवीजन में भी पढ़ा है कि सेल जो है कंट्रोल्ड वे में डिवीजन करती है हमेशा, लेकिन जब यही डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तब क्या होगा, कैंसर होगा। और दूसरी चीज़ इसमें आप बिनाइन और मैलिग्नेंट का अंतर समझ गए होंगे। बिनाइन कोई नॉर्मली कहीं पर कोई सेल थोड़ा सा जल्दी तेज़ी से रैपिडली वो करके और ग्रोथ कर लेती है तो वो बिनाइन होता है, वो जनरली वो कोई मतलब फैटल नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन अगर वही तेज़ी से ग्रो करे तब फिर उसको हम लोग मैलिग्नेंसी और बिनाइन का एक पहचान हम लोग मेडिकल में भी पढ़ते हैं कि अगर कहीं बॉडी में आपके गांठ है ना, तो गांठ अगर बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, और अगर आप उसको मूव करा रहे हैं, जैसे ये गांठ है, इसको आप ऐसे छुएंगे, टच करेंगे तो सॉफ्ट महसूस होगा, और इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे, जैसे स्किन में कहीं गांठ हो गई, स्किन मान लीजिए गांठ हो गई यहाँ पे, इस तरह से मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए स्किन में यहाँ कोई गांठ हो गई, अब ये क्या है, ये सॉफ्ट है और मूवेबल है, ऐसे मूव कराने तो मूव भी कर रहा है, कई बार हम लोग हो जाता है हम लोग के हाथ वगैरह में, पैर वगैरह में, कहीं भी पेट वगैरह में, स्किन के नीचे, तो ऐसे मूव करा रहे हैं तो मूव भी कर रहा है, हार्ड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, छूने पर दर्द भी नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसी बहुत सारी गांठ बॉडी में होती रहती हैं और रिजॉल्व हो जाती हैं, वो कोई बीमारी नहीं। लेकिन यदि वही गांठ हार्ड हो, है ना, गांठ यहाँ पे है, बहुत हार्ड है, पेनफुल है और फिक्स है, एकदम फर्म है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है वो, तब आप समझ लीजिए कि ये कुछ दिक्कत हो सकता है। तब उसको आप अपने डॉक्टर को उसमें ट्रीटमेंट के लिए दिखाइए ज़रूर एक बार कि ये क्या चीज़ है। तो जनरली ये तो मैंने स्किन के बारे में बताया, बहुत सारी गांठ अब जैसे बॉडी में अंदर हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, उससे पता चलता है कि क्या चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन होता है लेडीज़ के अंदर, सर्वाइकल एरिया में सर्विक्स का कैंसर आप सुने होंगे, बहुत कॉमन है। इसके अलावा ब्रेस्ट का कैंसर लेडीज़ में बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारे कैंसर हैं। तो इसलिए उसका आप जो है मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया, इसमें बहुत ज़्यादा मैं इस पर वो नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोग कॉज ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन कौन से कारण हैं, क्यों कैंसर होता है। तो कैंसर जो कॉज करने वाले एजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस, और ये करते क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल। तो ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन, और ये नॉर्मल सेल का कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। नॉर्मल सेल ऐसी हो जाती है कि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ होने लगता है ऐसी सेल में, तब बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। अब ये कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, कार्सिनोजेन कौन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेन कौन कौन से हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, जितने भी ये रेज हैं, रेडिएशन हैं, ये सब कार्सिनोजेन हो सकते हैं। इसीलिए जो एक्सरे वगैरह होता है उसको भी कार्सिनोजेन माना गया है, और ये कहा जाता है कि एक्सरे वगैरह बार बार नहीं कराना चाहिए। प्रेगनेंसी वगैरह में एक्सरे इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि बच्चे के ऊपर उसका खतरनाक इफेक्ट पड़ सकता है, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही कराना चाहिए। ये भी एक तरह के, हालांकि अल्ट्रासाउंड डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी खास करके रेडिएशन वाली चीज़ों से बचाया जाता है। तो फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल कार्सिनोजेन एजेंट्स यही हो सकते हैं। आजकल हम सुनते हैं कि जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही थी, इसकी वजह से स्किन कैंसर लोगों में बहुत हो रहा है। तो ये भी एक तरह का, अल्ट्रावायलेट भी एक तरह का रेडिएशन है, जो अगर एक इंटेंसिटी से ज़्यादा बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो वो कैंसर काजिंग होता है। नॉर्मल इंटेंसिटी, हर चीज़ की एक रेंज होती है, अगर उसके अंदर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, तो ये कार्सिनोजेन हो सकता है। डिपेंड करता है क्या उनकी इंटेंसिटी है। इसके बाद केमिकल, अगर हम कार्सिनोजेंस की बात करें तो टोबैको बहुत कॉमन है। आप जानते होंगे कि गुटखा तम्बाकू खाने से कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यही टोबैको ही होता है, उन्हीं के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ढेर सारे, और वो कैंसर कॉजिंग होते हैं।
तो इस तरह से गुटखा के पाउच पे लिखा भी रहता है कि कैंसर काज करता है। तो ये सब कार्सिनोजेंस हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि इसको आप कंज्यूम मत करिए। इसके बाद बायोलॉजिकल भी कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे वायरल ओंकोजिन्स। तो वायरल ओंकोजिन का क्या मतलब होता है? कुछ वायरस के जीनोम ऐसे होते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो भी कार्सिनोजन की तरह काम कर सकते हैं या कैंसर काज कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस को हम लोग बोलते हैं वायरल ओंकोजिन्स। उनके अंदर कुछ जीन्स ऐसी होती है जो कैंसर काजिंग होती है। तो अब आप जानते हैं कि वायरस में जीन जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तो उस तरह से जीन भी वो जिस पर्सन को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर अटैच कर देता है। तो इस तरह से कैंसर काजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है वो। थर्ड, इसमें एक तरीका और है, सेलुलर ओंकोजिन्स। तो सेलुलर ओंकोजिन्स जो होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर भी, जो जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटो ओंकोजिन्स, है ना। तो प्रोटो ओंकोजिन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो वो कैंसर काजिंग नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी तरह से कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिलता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कार्सिनोजन इफेक्ट आने लगता है बॉडी के अंदर। वो हमेशा स्टार्टिंग से ही वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ एक विशेष रेडिएशन की वजह से या कुछ भी वजह से वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर काज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ डिवीजन है वो करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्सिनोजन फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और सेलुलर ओंकोजिन्स भी हो सकते हैं, जो कि बाद में बॉडी के अंदर वो जीन मौजूद है पहले से, और बाद में किसी वजह से वो एक्टिवेट हो गई और कैंसर काज करने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस तरह से आपने कैंसर के एजेंट्स के बारे में जान लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कैंसर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल एज इट अलाउज डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कहने का मतलब, अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए, मालूम हो जाए कि यहाँ कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया जा सकता है। लेकिन अगर यही कैंसर जब ओल्ड हो जाता है, माने स्प्रेड हो जाता है काफ़ी, है ना, क्रॉनिक हो जाता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसका ट्रीटमेंट करना। तो कैंसर डिटेक्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे कॉमन आप सुने होंगे बायोप्सी, है ना। तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। कहने का मतलब, बायोप्सी का मतलब जैसे कोई पर्सन है और लग रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो वहाँ से थोड़ा सा सैंपल निकाल लिया जाता है, टिश्यू को निकाल लिया जाता है, फिर इसको लैब के अंदर डिफरेंट प्रोसेस से ग्रो करा करके, और डिफरेंट मेथड होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें कैंसरस है या नहीं है। उसी तरह से हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है। मैंने बायोप्सी का मतलब होता है, कहीं से किसी को मान लिया गर्दन में गांठ है, तो वहाँ से हमने उस टिश्यू को निकाल लिया, निकाल करके फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल, माने हिस्टो वर्ड किस लिए आता है? टिश्यूज के लिए। पैथोलॉजिकल का मतलब बीमारी के लिए। तो टिश्यूज के अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है, उसी का जो डिटेक्शन, उसी की जो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, है ना। अब बायोप्सी में एक टर्म और आता है, FNAC, एक वर्ड आता है आप लोग का FNAC। इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, हालांकि आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जहां पर भी कैंसर का शंका है वहां पे एक फाइन निडल डाल करके उसमें से थोड़ा सा टिश्यू को निकाल लिया जाता है। एस्पायरेशन का मतलब किसी चीज को निकाल लेना बाहर, है ना। तो फाइन निडल अंदर डाल करके एस्पायरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं। और साइटोलॉजी का मतलब सेल के बारे में स्टडी करना। तो इस तरह से बायोप्सी एंड FNAC इसमें मेथड होता है डिटेक्ट करने के लिए कैंसर के बारे में। उस टिश्यू को, उस सेल्स को हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें किस तरह का चेंजेज आ रहे हैं, उससे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि क्या है इसके अंदर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं? टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो, ये इसमें मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टिश्यू को, ब्लड को और बोन मैरो को। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो क्या है? रेडियोग्राफी। एक्सरे आप सुने होंगे,
रेडियोलॉजी विभाग होता है हर हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे एक्सरे होता है, और एक्सरे से कोई पार्ट अंदर कुछ ऐसा डैमेज हो रहा है तो हम इंटरनल ऑर्गन कुछ ऐसा है जो बाहर से नहीं दिख रहा है तो उसमें हम देख सकते हैं। और फाइन देखना होगा तो सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और होता है एमआरआई। आप सुने होंगे आजकल एमआरआई के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये थोड़ा सा और एडवांस चीज़ होती है। इसमें और अच्छे से ऑर्गन्स को हम लोग देख सकते हैं। उसमें थोड़े थोड़े दूरी पर एक स्लाइस की तरह पूरा फोटो आता है। जैसे कोई ऑर्गन है इस तरह से, ये मान लीजिए हमारा हाथ है, यहाँ से ऐसे अब इसका करना है तो ऐसे ऐसे 5 मिलीमीटर पे ऐसे स्लाइस की तरह फोटो आती है उसमें, ठीक है। जैसे आप लोग मूली गाजर को स्लाइस काटते हैं तो उसी तरह से वो रेडिएशन से बॉडी की स्लाइस बना करके उसका फोटो देता है। आप कभी देखे होंगे तो उसमें अलग अलग डायग्राम बहुत सारे होते हैं, तो वो स्लाइसेस होते हैं एक्चुअली, और बिना काटे वो पूरी चीज़ को दिखा देता है। इसीलिए इनको नॉन इन्वेसिव मेथड बोलते हैं। इन्वेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ चीर फाड़ करके तब उसको हम देख रहे हैं, टेक्निक होती है। और नॉन इन्वेसिव का मतलब बिना छुरी चाकू लगाए आप किसी चीज़ को अंदर से देख ले रहे हैं, तो वो नॉन इन्वेसिव टेक्निक हो गया। तो इस तरह से ये सब टेक्निक है जिससे हम लोग बीमारी को, कैंसर को और भी बहुत सारी बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं। रेडियोग्राफी में, एक्सरे में, सीटी स्कैन आप जानते होंगे, एमआरआई भी आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो इंटरनल ऑर्गन को पूरी तरह से हम लोग इसमें देख लेते हैं। बहुत सारे रोगों के लिए आजकल एमआरआई कराई जाती है। इसके बाद जो और इसमें डायग्नोसिस या डिटेक्शन का मेथड होता है वो है आपका एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, है ना। तो इसमें जो होता है कैंसर स्पेसिफिक जो कुछ एंटीबॉडीज हैं उनको भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे एमआरआई और सीटी स्कैन की, तो उसमें होता क्या है, एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है पूरी। आप देखे होंगे काफ़ी, अगर सीटी स्कैन कभी आपने देखा हो, एमआरआई, तो उसमें पूरा एक 3D टाइप का, डायमेंशन टाइप का बना होता है उसमें डायग्राम। तो वो उसमें आप पूरा उसको आप जैसे कि एक ब्रेन है तो उसको चारों तरफ से मूव करा के आप घुमा करके चारों तरफ से आप देख सकते हैं, है ना। वो इस तरह से इस तरह अलग अलग एंगल से उसका स्लाइसिंग करके वो चीज़ बनाई जाती है। जो पूरा आप अंदर बाहर पूरा उसका आप जो है एक तरह से लगता है जैसे हम लोगों ने आंखों से देख लिया हो खोल करके उस चीज़ को, इस तरह से वो पूरी इमेजिंग करता है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए पूरी जानकारी उसके बारे में बिना जो है कि ओपन हुए ऑर्गन को मालूम हो जाता है, क्योंकि इस एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इसमें यूज किया जाता है। काय के लिए? पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन लिविंग टिश्यू। तो जो भी उसमें गड़बड़ी है, बीमारी है, चेंजेज हैं, उनको ये डिटेक्ट करता है। तो एमआरआई के बारे में ये चीज़ था। अब हम लोग बात कर रहे थे एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो कुछ एंटीबॉडीज भी इसमें यूज की जाती हैं, जो कि कैसे यूज होता है, ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, है ना, इस तरह से वो यूज होता है इसमें। और इसके बाद टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो यूज टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड सस्पेसिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है या माना जाता है कि कुछ ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से हम लोग जीन्स को भी देखते हैं, क्योंकि ये सस्पेबिलिटी होती है, मैंने ऐसा सस्पिशन होता है कि ये इनहेरिटेड भी होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके वो नहीं है, लेकिन जीन्स के बारे में अगर जेनेटिक लेवल पे कोई ऐसा चेंजेस है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक से हम उसको देख सकते हैं। आप लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि जीन को कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रूविंग कर सकते हैं। तो जीन डिटेक्शन के थ्रू भी हम कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जीन्स की स्टडी करके भी हम कैंसर का, कहने का मतलब इसमें ये है, आप इसको इस तरह समझिए कि अगर जीन्स में गड़बड़ी है तो हो सकता है आगे चल करके उसको कैंसर हो सकता है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। तो एक तरह से प्री डिस्पोजिंग कोई पर्सन है कि नहीं है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। कि मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जो कि आगे चल के जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए इसको वर्ड आया यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग टू कैंसर्स, है ना, प्री डिस्पोज टू कैंसर्स। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई ऐसी जीन है और कुछ ऐसे सब्सटेंस बॉडी में बना रही है
जो आगे चल के कैंसरस हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जीन की बात आई है कि बॉडी के अंदर जीन्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आगे चल के एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। माने अगर वो जीन नहीं है तो फिर चांस नहीं है, अगर वो चीज़ है तो उसको होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि उसको होना ही है, मतलब वो प्री डिस्पोजिंग है ना, उसको हो सकता है ये चीज़ ना। तो इसी तरह के फैक्टर को प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे अगर जीन्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं और उस एजेंट से हम उनको दूर रख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं एक्सपोजर से, जिससे कि कैंसर हो सकता है। तो जैसे कि कुछ लोग टोबैको और स्मोक के लिए ससेप्टेबल होते हैं, तो उन लोगों को हम उस चीज़ से अवॉइड करके, एक्सपोजर अवॉइड करके उस उनके इफेक्ट से हम बचा सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हर आदमी, बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर टोबैको शेविंग कर रहे हैं, तो सबको एक साथ कैंसर नहीं हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को हो जाता है। तो इसमें ये वजह हो सकती है कि भाई जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिनके में ज़्यादा है उनमें जल्दी हो जाए वो चीज़। होने को दोनों को हो सकती है,